आप बोलते हो मॉक्स दो, मैंने मॉक्स रेगुलरली देना स्टार्ट कर दिए, बट फिर भी मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली वही हैं या फिर नीचे जा रहे, इम्प्रूव नहीं हो रहे। मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील करता हूँ या करती हूँ, और इसलिए मैं मॉक्स या सेक्शन लगाना बंद कर देती हूँ। क्या आप भी ऐसे एस्पिरेंट हो जिसके साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है? तो आप सही वीडियो पे आए हो। क्यों? क्योंकि आज मैं बात करूँगी कि आप क्या गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से आपके मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, अल्टीमेटली वो आपके एग्जाम्स को इफेक्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। आज मैं बात करूंगी कि क्या गलतियां हम ऐसी करते हैं जिसकी वजह से जो मॉक्स है वो हमारे अच्छे नहीं होते, उनमें हमारे मार्क्स नहीं आते, या हम मार्क्स को इंक्रीज़ नहीं कर पाते, परसेंटाइल अच्छी नहीं ला पाते, एग्ज़ाम्स में उसकी वजह से इफेक्ट होता है, ना हम कट ऑफ्स क्लियर कर पाते हैं, और कट ऑफ्स क्लियर कर भी लेते हैं तो लास्ट स्टेज तक आके हम ओवरऑल कट ऑफ में रह जाते हैं। करेक्ट? तो आज मैं बात करूंगी कि हम जो गलतियां करते हैं ना, उसके पीछे रीजंस क्या है, हम क्या गलतियां करते हैं कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं ना, आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ आप हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए आप डिमोटिवेट हो जाओ। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ये मेरे साथ भी होती थी जब तक मुझे सही तरीका समझ नहीं आया मॉक देने का। मॉक देने का सही तरीका क्या होता है? देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं और क्यों अटेम्प्ट करनी चाहिए। करेक्ट? बट मॉक्स के साथ साथ जो मॉक जितनी ही इंपॉर्टेंट, क्या मैं कभी कभी बोलूँगी मॉक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना। एनालिसिस क्या होता है? जब हम मॉक दे देते हैं तो उसके बाद उसको हमने उसमें क्या किया, हमारे कितने सही थे, क्या गलत था, हमारी टाइम कितने लगा, हमारी स्पीड क्या थी, हमारी एक्यूरेसी क्या थी, सब चीज़ को देखना, सब चीज़ को एनालाइज करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं मॉक का एनालिसिस करना। बट मॉक का एनालिसिस भी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? तो ये होता है मॉक एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बच्चे मुझे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि मॉक के एनालिसिस कैसे करते हैं, आप हमें वो सिखा दो, क्योंकि हम मॉक्स तो देना स्टार्ट कर चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि उसको हम इंटरप्रेट कैसे करें, कि हमारी कमी कहाँ पे है, उसको सही कैसे करें। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है जो मॉक्स देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, उन्हें किस बात का डर होता है कि वो मॉक्स देते ही नहीं है। बट मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूँगी, जब मॉक देते हो ना, आपका स्कोर, आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ आपको पता होती है। बट अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, एग्ज़ाम्स देने जाओगे, और जब एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं करोगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया को पता होगी। तो instead of the world knowing your bad performance, let the mock know your performance, and when mock में कम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो खुद इम्प्रूव करोगे, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके सबको दिखाओगे कि मैंने सिलेक्शन ले ली थी। करेक्ट? सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स जो मॉक देते हैं बट वो एनालिसिस नहीं करते। उससे क्या होगा कि आप उन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आ जाओगे जो मॉक्स नहीं देते, क्योंकि आप मॉक्स तो देते रहोगे, ठीक है, आपको ये समझ आ जाएगा कि मॉक्स कैसे देते हैं, मॉक का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। बट अगर आप एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो, आपने क्या टाइम रखा, क्या टाइम होना चाहिए था एक क्वेश्चन को करने का, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, ये सब का आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली आप भी इस सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। करेक्ट? क्योंकि आप इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सेम चीज़ दिए जा रहे हो। फर्स्ट मॉक और 100th मॉक में आपका डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट किया, उसका क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे। आपने जो गलतियाँ की है ना, उसे कभी इम्प्रूव नहीं करोगे। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। थर्ड वो होते हैं जो मॉक देते हैं, वो एनालिसिस भी करते हैं, बट वो क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ उन क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं जो उन्होंने गलत किए होते हैं। तो ये तरीका ना बड़ा ही गलत है। मॉक को एनालाइज कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। मॉक खोला, हमने मॉक का एनालिसिस स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो ना हमें, मैंने जैसे बोला कि 3 कैटेगरी में डिवाइड तो कर लिया, वो भी कैटेगरी हम स्टार्ट करेंगे ना, जैसे मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले ये ध्यान रखना, आप हर क्वेश्चन को ना बिना सोल्यूशन देखे फिर से करने की कोशिश करना, उसे फिर से करो, चाहे आपने उसे करेक्ट किया था, गलत किया था, नहीं अटेम्प्ट किया था, उन सारे क्वेश्चन को ना फिर से बनाओ। क्यों? क्योंकि कितनी बार होता है कि हम जो क्वेश्चन बना के आते हैं और उसको उधर जितना टाइम लेते हैं उससे कम टाइम में वो क्वेश्चन शायद बन सकता है, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी। चीज़ ना मॉक के एनालिसिस में पता चलती है। सपोज मैंने टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन किया, उसको मैंने लॉन्ग मेथड से कर लिया, बट क्या पता वो मिक्सचर एलिगेशन से इजीली बन जाता, कितनी बार एलिगेशन से क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। करेक्ट? तो ये सब जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है जो आपने क्लासेस के टाइम सीखी होती है, वो आप मॉक एनालिसिस में अप्लाई करके देख सकते हो। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, जब हम मॉक्स देना स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें नहीं याद आता है कि हमें ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए थी, हम लॉन्ग मेथड में जाते हैं, इसलिए भी हमारा टाइम लगता है। जब भी मॉक एनालिसिस करने बैठो तो सबसे पहले तो ना हर क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दो। अब मॉक का एनालिसिस और जो हर क्वेश्चन बनाना है वो किस पैटर्न में, किस सीक्वेंस में बनाना है,
सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो आपने गलत किए होते हैं। हर मॉक टेस्ट ना अपने 3 कैटेगरी के क्वेश्चन को 3 अलग अलग कलर से हाईलाइट करता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है करेक्ट क्वेश्चंस की, सेकंड कैटेगरी होती है रॉन्ग क्वेश्चंस की, थर्ड कैटेगरी होती है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे आपके रॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस में कैसे तरह के रॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं? पहले तो आपने उसको वही तरीका कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया बिना सोल्यूशन देखे, चाहे वो गलत था सही था, ठीक है। अब रॉन्ग क्वेश्चन को उठाया, सोल्यूशन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जब आपने गलत किया था तो अभी जो किया और आपने जो गलती की उसमें प्रॉब्लम क्या थी। को कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम थी, अगर कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम थी तो वो अभी भी सॉल्व नहीं होगा आपसे। उसका सोल्यूशन देखोगे, सोल्यूशन से क्या पता चलेगा कि वो जो सोल्यूशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक का वो आपसे इसलिए नहीं बना वो क्वेश्चन क्योंकि वो एकदम उस टॉपिक का भी कुछ नया पैटर्न था। तो सिर्फ वो सोल्यूशन को देख के उसे कहीं नोट डाउन कर लो और उस तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत लगा लो। बट अगर 2-3 फ्रीक्वेंट मॉक टेस्ट्स में सेम टाइप के टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर जाके उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट की क्लास रिवाइज करो और उसके प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, ठीक है। दूसरे तरह के रॉन्ग क्वेश्चंस क्या होंगे? आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। सिली मिस्टेक्स कैसे हो गई? आपने कैलकुलेशन में गलती कर ली, आपने पजल में लिखा नॉट था, आपने साउथ पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन में लिखा था मदर, पढ़ लिया डॉटर, सन लिखा था डॉटर मार्क कर दिया, मतलब इस तरह की गलती कर दी। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन में रूल आता था, गलत रूल टिक करके आ गए। ए में एरर था, बी गलती से टिक करके आ गए। कितनी बार होता है कि हम ऑप्शन गलत मार्क करके आ जाते हैं, हमें सही ऑप्शन पता होते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। तो इन सब सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड करेंगे रीडिंग से। रीडिंग से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप एडिटोरियल वगैरह करो, वो सब तो इसमें हेल्प करते ही हैं। जितना मॉक दोगे ना स्पीड में करना है, बट उसके साथ साथ रीडिंग सही भी करनी है। स्पीड में करते जाओगे और रीडिंग गलत कर रहे हो, क्वेश्चन में गलत करके नेगेटिव मार्किंग ला रहे हो, उससे अच्छा एक क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे, करेक्ट। तो अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस लगाओ। जब मॉक एनालाइज करते हो ना तब भी देखो कि अच्छा इसमें ये लिखा था, मैं ऐसा कैसे करके आ गया। आपको समझ में आएगा कितनी बार आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, उसकी वजह से आपकी मिस्टेक हुई। सिली मिस्टेक्स को प्रैक्टिस से इम्प्रूव करो, ठीक है। थर्ड जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन स्टूडेंट्स के होते हैं जो थोड़ा सा नॉट टू बी हार्श बट ओवर स्मार्ट बनते हैं। क्या उन्हें लगता है कि मेरे क्वेश्चंस नहीं हो रहे ज़्यादा अटैम्प्ट तो मैं तुक्का मार देता हूँ, तो 3-4 तुक्के में से 1-2 तो करेक्ट हो ही जाएंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि एक अगर आपका सही भी हो गया तो आप वो जो 2 आपने गलत किए ना वो 2 मार्क्स वहाँ जाएंगे प्लस 0.5 टोटल मार्क्स और चले जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में और 2.5 गवाओगे। और जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं ना कंपटीशन के उसमें 0.1 मार्क्स से भी ना आपका ये सिलेक्शन रह जाता है, क्योंकि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट 0.16 मार्क्स से IUPAS PO का फाइनल सिलेक्शन रह गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तुक्के नहीं करने हैं, जितना आता है उतना ही करना है, धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव खुद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए रॉन्ग क्वेश्चंस को एनालाइज करने का तरीका। उसके बाद आता है सेकंड कैटेगरी, वो है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की, ठीक है। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में भी क्या होता है, एक स्टूडेंट वो होगा जिसने एक क्वेश्चन को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। ये सिर्फ रॉन्ग अटेम्प्ट वाले की तरह होगा, उसे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था या फिर वो कॉन्सेप्ट का वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ नया पैटर्न का था। उसे सही करने का तरीका यही होगा, अगर वो फ्रीक्वेंटली उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसकी क्लास जाके रिवाइज करो, उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर नया पैटर्न है उसे नोट डाउन करो, उसके कुछ 3-4 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। ये हो गया। सेकंड कैटेगरी होगी वो जिनको क्वेश्चन आता था, कॉन्सेप्ट भी आता था, जब आपने एनालिसिस करते वक्त उसे सोल्यूशन किया तो आपसे बन गया, बट एग्जाम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टाइम निकल गया था, टाइम ओवर हो गया था और तुम उस क्वेश्चन तक पहुँचे ही नहीं थे। तो उसमें उस पॉइंट पे क्या करना है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड बहुत लो है और आपको धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि आपने पूरा पेपर ही नहीं देख पाए हो। इमेजिन आप इतने स्लो हो कि आप पूरा पेपर नहीं देख पाए, तो वो धीरे धीरे इंप्रूव करना है, अपनी स्पीड अच्छी करनी है, वो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो जाएगी। जैसे जैसे आप ट्रिक सीखोगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट वे में करना है, उन सब तरीक़ों से आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी होगी उन स्टूडेंट्स की जो बहुत स्मार्टली, देखो मैं एक एडवाइस दूंगी जो स्पेशली मेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई होता है कि ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें छोड़ने होते हैं, वो एग्जामिनर ट्रिक के लिए डालता है। इवन जो हमारे प्रीलिम्स होते हैं ना उसमें स्पेशली अरिथमेटिक में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं अटैम्प्ट करने होते हैं, उनकी जगह हम दूसरा अटैम्प्ट करेंगे ना तो हम 5 क्वेश्चन ज़्यादा करके आएंगे इंस्टेड ऑफ दैट 1 और 2 क्वेश्चन। या फिर रीजनिंग में एक पजल होती है जो बहुत ट्रिकी होगी, इंस्टेड अगर हम बाकी 3 पजल करेंगे ना वो ज़्यादा जल्दी बनेगी और वो एक पजल में 6-7 मिनट ले जाएगा। तो
हमें वो आर्ट ऑफ सिलेक्शन सीखनी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को इसलिए अटेम्प्ट नहीं करें क्योंकि आपको पता था कि वो ज़्यादा टाइम लेगा, इंस्टेड में दूसरे क्वेश्चन कर सकता था, तो फिर आप बिल्कुल सही कर रहे हो। उस क्वेश्चन को ज़रूर सोल्यूशन एक बार करके देखो। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया और कुछ नहीं बन रहा तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना, करेक्ट? तो उसको करना है सोल्यूशन, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको वो क्वेश्चन छोड़ना था, ठीक है? ये हो गई सेकंड कैटेगरी। अब एक कैटेगरी वो क्वेश्चंस की आती है जो कोई भी स्टूडेंट एनालाइज नहीं करना चाहता, वो है करेक्ट क्वेश्चंस की। आपने अटेम्प्ट किए, वो क्वेश्चन करेक्ट भी हुआ, तो उसे एनालाइज क्यों करना है? उसको एनालाइज करने के पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है आपकी स्पीड। कितनी बार ये होगा कि आप क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आ रहे हो, जैसे कि अर्थमेटिक का मैं क्वेश्चन बोलूँ, ठीक है, आपने अर्थमेटिक सॉल्व तो कर ली, बट एक अर्थमेटिक क्वेश्चन को करने में आपने 2 मिनट ले लिए, जहाँ 30-40 सेकेंड में लोग कर रहे हैं, आपने 2-2 मिनट ले लिए। आपने आरसी को सॉल्व करने में 10-12 मिनट लगा दिए, जहाँ 6-7 मिनट में वो आरसी हो सकती थी, करेक्ट? आपने एक पजल को करने में 6-7 मिनट लगा दिए, तो उससे फिर आपका करेक्ट हुआ हुआ क्वेश्चन भी आपके लिए एक बेनिफिट नहीं, आपके लिए एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें उतना टाइम ले लिया जिसमें आप और बहुत सारी क्वेश्चंस कर सकते थे, करेक्ट? अब ये कैसे पता लगा है कि आपकी स्पीड कम है ये और दूसरों की ज़्यादा है? मॉक जो आप देते हो ना, उसमें वो लोग प्रोवाइड करते हैं जनरली कि एवरेज टाइम क्या लगा था, टॉपर्स टाइम क्या था और आपका टाइम क्या था। टॉपर्स टाइम मत देखना, जनरली ना उसमें बहुत ही मतलब वेग नंबर्स होते हैं। क्या होता है, जनरली लोग ना 2-3 अकाउंट से एग्जाम्स देते हैं और वो एक से स्लो सोल्यूशंस देख लेते हैं, दूसरे से दे देते हैं, उसमें टॉप मतलब वो टाइम मत देखना, एवरेज टाइम देखना कितना लग रहा है, ठीक है? अगर एवरेज टाइम आपके टाइम से 10-12 सेकंड कम है, 10-15 सेकंड भी कम है, मतलब आपकी स्पीड में कहीं ना कहीं कमी है। उसको देखो कि कहाँ कमी है, आप सोल्यूशन देख लो, शॉर्ट ट्रिक्स है कोई क्लासेस में जाके देख लो, वो सब देख लो और अपनी स्पीड इंप्रूव कर लो, ठीक है? अगर आपका एवरेज टाइम के बराबर है फिर भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अगर एवरेज टाइम से ऊपर है तो वेल एंड गुड, ठीक है? हो गया करेक्ट क्वेश्चन। इसको भी पहले आप सोल्यूशन करके देखोगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखोगे, ठीक है? करेक्ट क्वेश्चन में एक और कैटेगरी आएगी, क्या कि आपने क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया, बट आपने उसको बहुत लेंदी वे में किया। आपने सपोज एक DI सॉल्व की, ठीक है? वो DI बिना नोट किए उसको डायरेक्ट क्वेश्चन से हम उस DI को डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे पाई चार्ट में कितनी बार डिग्री और परसेंटेज बेस्ड जो आती है प्रीलिम्स में, ना उसका सॉल्व किए पूरा का पूरा, वो ऐसे ही हो सकती है, ठीक है? उसके सारे फैक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने उसको बहुत लंबा कर लिया, ठीक है? तो उस केस में क्या करना है? इस केस में आपको जाके शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है। शॉर्ट ट्रिक्स मैं वो नहीं बोल रही जो शॉर्ट्स वगैरह आते हैं ना कि हाउ टू डू दिस इन 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स, वो वाली नहीं करनी, क्योंकि फ्रैंकली एग्जाम के प्रेशर में वो शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं आती। बट शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो गई कि आपको तरीका आना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तरीका क्लासेस से सीख के आओ। ये तरीका होता है एक करेक्ट क्वेश्चन को एनालाइज करने का कि आपने जो किया वो तो ठीक है, बट क्या आपने जो किया वो सही टाइम में किया, सही तरीके से किया, क्या उसको शॉर्ट टाइम में किया जा सकता था? ये चीज़ें आपको करेक्ट क्वेश्चन में देखनी है। तो ये तरीका होता है एक मॉक को एनालाइज करने का कि इन तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चन, आई मीन टू से, अगर प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 100 के 100 क्वेश्चन, मेंस का दे रहे हो तो 200 के 200 क्वेश्चन आपको एनालाइज करने हैं सही तरीके से। तीनों तरह के क्वेश्चन एनालाइज करने हैं, सॉल्व करने हैं और देखना है कि आपका टाइम और दूसरों का टाइम कितना है। तो आई होप कि मैं आपको इस वीडियो में समझा पाई हूँ कि मॉक कैसे एनालाइज करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक मुझे लाइव मॉक भी एनालाइज करके दिखाओ, सब कमेंट्स में मुझे लिख के बताना। अगर मुझे लगा कि बहुत लोगों को इस चीज़ में हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली एक लाइव मॉक एनालाइज करके मैं दिखा दूंगी, जैसे मैं लाइव मॉक देके दिखाया था इंग्लिश का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मॉक को एनालाइज करना स्टार्ट करो, क्योंकि मॉक जितना अच्छे से एनालाइज करोगे उतना ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मुझे पता है कि ये मेथड सबके लिए वर्क करता है, हर टीचर ये मेथड आपको अप्लाई करने बोलेंगे, आप लिख के ले लो मेरे से। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। पढ़ते रहो, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स। और मैं तो हूँ ही आपके साथ। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, नया टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आपको सीखना है, आपको कुछ जानना है, मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो सेम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।